हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सब बढ़िया। आइए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास जर्नल एंट्री का एक वीडियो बनाया था, देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा जर्नल एंट्री क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। जर्नल एंट्री बनाने का जो प्रोसेस था उसमें हम लोगों ने गोल्डन रूल को यूज एकदम नहीं किया था। और हम लोगों ने बहुत स्मूथली रन कराया, देखा कि भाई जर्नल एंट्री का मतलब है कि चीजें जैसे जैसे हैपन हो रही हैं उनमें जो जो चेंजेस, एक्सपेंसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं, लाइक इनकम में जो चेंजेस आ रहे हैं, एसेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, लाइबिलिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को रिकॉर्ड कर लो। बात खत्म हो गई, है ना? तो उसी चीज को लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, दो तीन बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। नंबर वन, कोई भी स्टूडेंट्स बाय एनी चांस अगर सीधे सीधे इस वीडियो को अप्रोच कर रहे हैं तो पहले तो पुरानी वाली वीडियो देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, नंबर वन। नंबर टू, आप जरूर कमेंट करिए कि कौन कौन सा वैरायटी का क्वेश्चंस को हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। हम लोगों को जैसे जनरल एंट्री का मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आप किसी दूसरे स्कूल से हो सकते हैं, दूसरे कॉलेज से हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, है ना? या आप जूनियर अकाउंटेंट अकाउंटेंट हो सकते हैं। और अगर आपको किसी भी लेवल पे जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जरूर से लिखिए, है ना? और उसके हिसाब से अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये सच में कोई बड़ी डाउट है तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में कुछ रिप्लाई किया जा सकता है तो उसको पे रिप्लाई करूंगा। बहुत सिंपल सी बात है ना? मेक इट इजी। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री का नेक्स्ट सीरीज। होप सो आप लोग कुछ नया सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ऑल राइट, आइए। एक मिनट में अपना फाइल ओपन कर लूं। किधर गया फाइल? नहीं आ गया, ठीक है। आइए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में, लाइक परचेज्ड ऑफिस बिल्डिंग रॉ मटेरियल, सॉरी ऑफिस नहीं, मेरा मिस्टेक, परचेज बिल्डिंग रॉ मटेरियल। बिल्डिंग का रॉ मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया। क्यों परचेज किया भाई? तो कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? ऑफिस बिल्डिंग, है ना? तो ऑफिस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया। अभी देखिए रॉ मटेरियल क्या हो सकता है उसमें, लाइक छड़ हो सकता है, बालू हो सकता है, सैंड हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, जो भी बिल्डिंग रॉ मटेरियल है। और ढेर सारी चीजें हैं, मैं उतना बिल्डिंग रॉ मटेरियल के बारे में नहीं कह सकता, बट बहुत सारी चीजें होंगी। मोटा मोटा तो इतना समझ में आता है। तो ये हमारे लिए एसेट है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। क्यों एसेट है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लाइक रॉ मटेरियल्स है, इसको आप कंज्यूम करेंगे और एक एसेट का फॉर्म देंगे। तो उस एसेट के कॉस्ट में ये सारे खर्चे ऐड ऑन होंगे। कौन सा एसेट? ऑफिस बिल्डिंग का एसेट। तो ऑफिस बिल्डिंग के एसेट में ये सारे खर्चे को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो जैसे जैसे ये खर्चे बढ़ते जाएंगे ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू लगती जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको एसेट का फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट इन फ्यूचर मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है ना? और फ्यूचर बेनिफिट एसेट का आप डेफिनेशन जब पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि एसेट में अगर आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलता है तो या तो वो इन काइंड बेनिफिट होता है और या तो वो इन कैश बेनिफिट होता है। एक सिंपल सी बात है ना? खैर, तो मैं उस पॉइंट पर भी बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी यहाँ पर जर्नल एंट्री को पढ़ाना है। तो बिल्डिंग रॉ मटेरियल एज एन एसेट आपके पास में है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिख दे? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिख देंगे ना तो आज से बिल्डिंग मेरा बन गया ये माना जाएगा, बिल्डिंग मेरे पास में है ये माना जाएगा, जो कि नहीं है। शायद ये ऑफिस बिल्डिंग बनने में 6 महीने लग जाए। मेरी बात समझिए। तो इसलिए आज क्या करेंगे, आप अगर बैलेंस शीट जा करके देखेंगे, इंटरनेट पे भी सर्च करिए आप, क्या तो कंपनीज का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना उसमें बैलेंस शीट में, तो एसेट साइड में आप जाइए और वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा फिक्स्ड एसेट का पार्ट, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। वहां पर देखिएगा एसेट वाले पार्ट में आपको एक टर्मिनोलॉजी मिलेगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि जो फिक्स एसेट अभी तक बना नहीं है, वो प्रोसेस में है। वही वाला पार्ट को इस टाइप के एसेट रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, जितने खर्चे होंगे एसेट उतने इंक्रीज होंगे, ये बिल्डिंग के कॉस्ट को हिट करेगा, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग, यहाँ पे आप कैपिटल WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, समझ आ रही है मेरी बात। कैपिटल वर्ड जरूर लिखिएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी पहले कि एसेट अगर इंक्रीज होता है तो एसेट को डेबिट करेंगे। आप कर क्या रहे हैं साहब, आप तो पैसों का पेमेंट कर रहे हैं ना, तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट कितना हो रहा है, 10,000। अब पूरा लिखिएगा 10,000, यहाँ पर 10,000। नरेशन भी लिख सकते हैं आप, नरेशन बहुत सिंपल है, जो हैपनिंग हुई है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, लाइक बीइंग परचेज्ड बिल्डिंग रॉ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट द ऑफिस बिल्डिंग, करेक्ट है। फिर बोलता है कि परचेस्ड अनदर लॉट, पॉइंट नंबर 24, परचेस्ड अनदर लॉट ऑफ बिल्डिंग रॉ मटेरियल। अच्छा, फिर से परचेज किया, ऑफ कोर्स ये बात है ना कि एक बार परचेज करने से तो बिल्डिंग बनेगा नहीं, इसमें तो ढेर सारे खर्चे होंगे, मैं तो फिर भी एक दो लिख रहा हूँ और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में, और जो रॉ मटेरियल है, अदर एक्सपेंसेस है, वेजेज हैं, ये सारे के सारे जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को हिट कर रहा है, वो बिल्डिंग के कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। तो आप जब जब बिल्डिंग के लिए कोई भी खर्चे करेंगे ना, तो आप यहाँ पे उसी चीज को लिखेंगे, क्या, बिल्डिंग, वही कैपिटल में शॉर्ट में लिख दूं चलेगा, अब पूरा लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू कैश अकाउंट, अब की बार कितना है, 50,000, 50,000, एकदम क्लियर। चलिए ऐसे खर्चे आप करते जाएंगे। फिर अच्छा, ये मैं दो एंट्री में ही मैटर खत्म कर दे रहा हूँ, इन प्रैक्टिकल 1,000 एंट्रीज हो सकती हैं भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोलता है, इसको जरा रीड करिए तो। बोलता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, अच्छा बिल्डिंग बन गई, एग्जाम्पल है, दो एंट्री में भी समझ में आ जाना चाहिए। तो अब जा करके बोलता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, अच्छा बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई। तो जब बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई, तो आज तो आपके पास में फाइनलाइज्ड एसेट आ गया ना भाई। तो आप यहाँ पे लिखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अभी आप बिल्डिंग ही लिखिए, बाकी बातें बाद में करेंगे हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब ये बिल्डिंग नाम का एसेट है, और जो डेट आज का होगा, आज के डेट से उस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे आप, ना कि आज के पहले के डेट से, ठीक बात है। अच्छा, ये इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी भाई, हमने तो कॉस्टिंग बताया ही नहीं। तो कॉस्टिंग नहीं बताया, लेकिन ये सारे के सारे कॉस्टिंग ही तो थे, जो बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप लिख रहे थे। तो आज तक जितना बार भी बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप लिख रहे थे डेबिट साइड में, वो सारे जोड़ करके एक ही बार आपको क्रेडिट मारना पड़ेगा। बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस तो अब रहा नहीं, और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है भाई, तो एक इधर से 10,000 और इधर से 50,000, 10,000 एंड 50,000। तो अब दोनों को जोड़िए और यहाँ पे उसी अकाउंट को क्रेडिट करिए, बिल्डिंग, पूरा लिखिएगा आप, कैपिटल WIP 60,000 क्रेडिट, WIP का अकाउंट जीरो हो गया, और यहाँ पे डेबिट साइड में आप लिखेंगे 60,000। आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज अगर डेबिट होता है इंक्रीज करने के लिए, तो उसको खत्म करना है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, मतलब डिक्रीज करना है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, प्लस माइनस का रिलेशन है, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो ये एंट्री हो गई आपकी पॉइंट नंबर 25 की, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे लेकर के चलते हैं। आइए, उसके बाद में बोलता है पॉइंट नंबर 26, यहाँ पर रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड। ओ ओ, रेंट इज ड्यू, रेंट इज ड्यू का मतलब समझते हैं, मतलब कोई भी महीने का, जैसे आप पकड़ लीजिए, कौन सा महीना में ले लो, लेट से जुलाई का महीना, ठीक है। तो जुलाई के महीने में आप रह लिए, आप उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर लिए, और आप पहुंच गए हैं कब, आप पहुंच गए 31 जुलाई को, ठीक है। और आप रेंट का पेमेंट करना था ना आपको, ऑफ कोर्स सी बात है, लेकिन आप रेंट का पेमेंट नहीं किए।
ड्यू डेट आ गई, वो डेट आ गई जिस दिन आपकी लाइबिलिटी बनती है रेंट का रेंट की पेमेंट करने की, आप नहीं किए तो मत करिए, आपके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज हो जाएगी। लेकिन आपका खर्चा तो ड्यू हो गया, आपका एक्सपेंस तो ड्यू हो गया। आप खर्चे करने मतलब खर्चे जो है वो बुक तो करिए, आप लिखिए तो आपके ऊपर एक एक्सपेंस है जो अराइज हो चुका है। और आप चूंकि पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी भी अराइज हो रही है। और अगर आपको याद आता होगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने जाना था कि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम जब अराइज होती है उसको उस समय रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट ना भी समझे तो इतना तो कॉमन सेंस हो बनता है ना कि खर्चे अगर अराइज हुए हैं तो खर्चों को लिखो भाई। तो आइए, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना था, 26। तो रेंट एक्सपेंस है, पहले भी रेंट के बारे में हम लोग बात किए हैं। रेंट आपका एक्सपेंस है, जैसे जैसे एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट करेंगे। टू, क्या आज आप पैसों का पेमेंट कर रहे हैं? एकदम नहीं। तो टू कैश नहीं लिखेंगे, पैसे नहीं जा रहे आपके हाथ से। वो तो बात की बात है, चाहे कैश के फॉर्म में हो चाहे फिर बैंक के फॉर्म में हो, नहीं जा रहे। आपके ऊपर साहब एक लाइबिलिटी अराइज हो रही है कि आपको वो रेंट का पेमेंट करना है। तो जब रेंट की लाइबिलिटी अराइज होती है ना, तो आप यहां पर लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट बकाया है, पेमेंट होना है, हुई नहीं अब तक पेमेंट। या आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंट, रेंट पेबल अकाउंट। पेबल, पेमेंट करना बाकी है। रिसीवेबल, रिसीव करना बाकी है, रिसीव हुई नहीं है अब तक, पेमेंट हुई नहीं है अब तक। पे हो गया, दैट इज पेड। हाँ, और पेएबल का मतलब पेमेंट करना है, अब तक पेमेंट नहीं हुई है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे आप, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल या आउटस्टैंडिंग रेंट, मर्जी आपकी। ठीक है, अमाउंट लिख लीजिएगा, कितना अमाउंट है, 100 रुपीज। चलिए लिख, मैं डाल ही देता हूँ 100, और यहाँ पर भी 100। नरेशन लिख लेंगे आप इंग्लिश में। चलिए, आइए उसके बाद में क्या है भाई, बोलता है क्वेश्चन नंबर 27, पेड एडवांस सैलरी। एडवांस में सैलरी का पेमेंट कर दिया, जब सैलरी का पेमेंट होना था, ड्यू डेट जिस दिन काम, जैसे कोई भी महीने का सैलरी महीने के अंत, महीने के एंड से स्टार्ट होना चाहिए। तो महीने के एंडिंग से पहले ही आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट किया, दैट इज योर, बोलिए, दैट इज योर एसेट। वो आपके लिए एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि कोई भी आपने बेनिफिट लिया नहीं, और आपने अगर कोई पेमेंट कर दिया जिसके अगेंस्ट में बेनिफिट मिलना आपको बाकी है, दैट दैट फॉर्म्स योर लाइक एसेट, है ना, वो आपका एक एसेट फॉर्म करता है। तो आपने एडवांस में सैलरी दिया तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड सैलरी। याद कीजिए, आप जब मोबाइल में भी रिचार्ज कराते हैं ना, तो आपको प्रीपेड वाउचर, प्रीपेड रिचार्ज मिलता है। पहले पेमेंट करो, फिर उसका सर्विस आपको मिलेगा, दैट इज प्रीपेड। और पोस्ट पेड का मतलब कि पहले आप सर्विसेज लीजिए, बाद में आप पेमेंट करेंगे। तो ये प्रीपेड हो गया, क्योंकि आपने सर्विसेज ली नहीं और आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सैलरी, है ना, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट, कितना है, 1000। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर प्रीपेड सैलरी की जगह में आप चाहते तो एडवांस सैलरी भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतना हार्ड हमारा काउंटिंग नहीं है इन वर्ड्स को चूज करने के लिए, है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो ट्रेंड है लिखने का, वो ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपकी बातें दूसरों को समझ में आ सके, है ना। आइए उसके बाद में बोलता है क्वेश्चन नंबर 29, 28, दैट इज पेड सैलरी 3000 आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस सैलरी 1000। अभी देखो, यहाँ पर ना अगर स्टेटमेंट का मीनिंग निकालेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सैलरी की पेमेंट हुई है 3000। ठीक है, सैलरी की पेमेंट हुई है 3000। मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्या है कि सैलरी को हम लोग यहाँ पर 3000 ना मान करके, हम लोग जो सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं उसको देखेंगे। तो सैलरी कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, 3000 आफ्टर एडजस्टिंग द एडवांस सैलरी।
कुछ बुक्स ऐसा हमने देखा है जहां पर इस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो वो सैलरी को ही 3000 मान लेते हैं। इसका मतलब एडवांस सैलरी को एडजस्ट करने के बाद नेट सैलरी कितनी बचेगी? 2000। वो नहीं मानिए। पता नहीं, मुझे नहीं इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन जो स्टेटमेंट की जो लाइक मीनिंग निकल करके आ रही है वो ये है कि पेड सैलरी 3000, ऑफ कोर्स ये बात है, आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस सैलरी। तो भैया आपका सैलरी हुआ कितना? सैलरी कितनी थी आपकी? तो आप बोलेंगे सर सैलरी 3000 लिखिए ना। नहीं लिख सकते, क्योंकि आप मेरी बात समझिए, अगर आपका कोई सैलरी है 20,000 का, आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी कितना देते हैं? 20,000 रुपया का। ठीक है, सैलरी का जो आपका एक्सपेंस है वो कितना? 20,000 का। और अगर आप 18,000 रुपया उसको एडवांस दे देंगे, तो जब आपको रेस्ट पेमेंट करना होगा, तो उस समय क्या सैलरी अकाउंट डेबिट सिर्फ 2000 करेंगे? नहीं, आपको सैलरी, प्रीपेड सैलरी इज योर एसेट, इट्स नॉट इन योर एक्सपेंस। इट्स नॉट योर एक्सपेंस। तो भाई एक्सपेंस तो फेस वैल्यू से बुक करो, एक्सपेंस तो पूरा लिखो। इसका मतलब अगर 18,000 आपने एडवांस दिया है, तब भी आप जब सैलरी का पेमेंट करते हैं, तो आप सैलरी का जो एक्सपेंस का अमाउंट जो लिखेंगे ना, दैट विल बी विद योर फेस वैल्यू, है ना? दैट विल बी एज पर द फेस वैल्यू। तो यहाँ पर सैलरी की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। सैलरी जो होगी, खर्चे जो डेबिट होंगे वो कितने से होंगे? 4000 से होंगे, क्योंकि 3000 आप पेमेंट कर रहे हैं 1000 का एडवांस को एडजस्ट करते हुए, तो सैलरी का अमाउंट कितनी हो जाएगी? 4000। अच्छा, आज के डेट में कितना दे रहे हो साहब? तो आज आप दे रहे हैं 3000। पैसा जा रहा है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको। टू कैश ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टू कैश। अच्छा, अब काहे का एडवांस? एडवांस तो खत्म हो गया। तो जब एडवांस खत्म हो गया, जब एडवांस को स्टैंड किए थे तो डेबिट साइड लिखे थे, आज उसको खत्म करो तो क्रेडिट साइड लिखोगे, खत्म करोगे उसको। तो टू प्रीपेड सैलरी, है ना, 1000। अब बात से ये भी समझ में आ गया क्यों यहाँ पर हमने 4000 लिखा था। एकदम से क्लियर होगा। चल, तो ये एंट्री होगी। आइए, उसके बाद में आता है चार्ज्ड डेप्रिसिएशन ऑन दैट प्लांट। डेप्रिसिएशन क्या है भाई? डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस। अगर हम स्पेशल प्रोविजंस की तरफ में ना जाए, तो सीधा सीधा हमको दिखता है डेप्रिसिएशन ये हमारा एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है भाई? डेप्रिसिएशन बेसिकली वियर एंड टीयर के कारण से उनकी एसेट के वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है, कमी आ रही है। तो कमी आ रही है तो आप उसको यूज भी तो किए होंगे। तो जब आप उसको यूज किए होंगे तो उसकी वैल्यू कम रही है, एक तरफ से वैल्यू गया और एक तरफ से सर्विसेज आपको मिली। आपने एक बड़ी प्लांट परचेज करके रखी है, और उस प्लांट से आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करते हैं। प्लांट धीरे धीरे यूज होता जाएगा, प्लांट की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन आप जब प्लांट की वैल्यू को कम देख रहे हैं, तो इन रिटर्न आपको प्लांट से सर्विसेज भी तो मिली, बेनिफिट मिली ना भाई। तो जब बेनिफिट मिली, तो आप उसको, उसी को तो डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो आप उसको एक्सपेंस ट्रीटमेंट देंगे। हाँ, सर्विसेज नहीं मिलती आपको और वैल्यू में रिडक्शन हो जाता, तो आप उसको लॉस कहते कि भाई हमारे हाथ से अमाउंट गया। अमाउंट मतलब पैसे नहीं, मतलब वैल्यू की कमी हो गई, लेकिन इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिला। आज तो मिल रहा है, तो मिल रहा है तो आप उसको एक्सपेंस बुक करिए। तो ठीक रेंट के जैसा डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे साहब। डेप्रिसिएशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाँ। डेप्रिसिएशन डेबिट कितना रुपया? कितना था जी? 1000 रुपये। चलो, अब ये बताओ कि डेप्रिसिएशन का पैसा किसी को देते हो क्या? नहीं, क्या करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दें? इसका मतलब ये पैसा आप किसी को पेमेंट कर रहे हो। कैश अकाउंट क्रेडिट का मतलब पैसा घट रहा है। किसको दे रहे हो पैसा? डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि पहले मेरे पास कोई एसेट की वैल्यू, अगर मान लो एग्जांपल बोलते हैं 10,000 की थी, एक 1000 की जो वैल्यू है वो कम हो गई, तो आप 10,000 में 1000 के वैल्यू को कम करके आज के डेट में एसेट को रियल वैल्यू में दिखा दो, एज पर अकाउंटिंग, नॉट एज पर मार्केट वैल्यू, हाँ। तो एज पर अकाउंटिंग आप उसके रियल वैल्यू को दिखा दो, दैट इज 9000। इसका मतलब डेप्रिसिएशन विल क्रिएट अ काउस to reduce the value of plant and machine।
ऑफिस बिल्डिंग, आप फर्नीचर एंड फिक्सर्स, ये जो भी ऑफिस इक्विपमेंट, ये जो भी एसेट्स हमारे पास में होते हैं। तो आज कौन से एसेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, कौन से एसेट की वैल्यू कम हो रही है? प्लांट की वैल्यू कम हो रही है। तो प्लांट को करो साहब क्रेडिट साइड, प्लांट की वैल्यू को कम करो। प्लांट टू प्लांट 1000। अच्छा, जब मैं आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो डेप्रिसिएशन का एक अलग प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा, और वहां पर मैं आपको लिखवाऊंगा एक एंट्री डेप्रिसिएशन पोस्ट करने की, दैट इज डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसको आप चाहे ना बाबू, तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं accumulated depreciation। आप लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन फंड, मर्जी आपकी। ज्यादा फेमस क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ये एंट्री क्यों ऐसे हुई? डेप्रिसिएशन का ये भी एंट्री ठीक है और ये भी एंट्री ठीक है, लेकिन मैं ये एंट्री आज आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना मैं आपको समझा पाऊंगा। और अगर आप एकदम से फ्रेशर हैं तो आपको समझने में काफी तकलीफ होगी, until and unless we start learning depreciation chapter at all। Am I clear with this? ओके। तो अभी आप फिलहाल नोट्स के टाइम पर इसको लिख लीजिए, लेकिन जब समय आएगा डेप्रिसिएशन का, मैं खुद ही आप लोग को बताऊंगा। आइए, उसके बाद में डेप्रिसिएशन हो गया, फिर बोलता है सोल्ड प्लांट 8000। अच्छा, अभी देखो, सबसे पहले प्लांट ना पुराने वाले एंट्रीज में अगर आप देखेंगे, तो किधर था जी, ये वाली क्वेश्चन। प्लांट हम लोगों ने परचेज किया था 10,000 का, ठीक बात है। 1,000 का उस पर ट्रांसपोर्टेशन लगा था, याद कीजिए पुराने वाले क्वेश्चन में, पुराने वाले वीडियो में हम लोगों ने तब भी लिखा था प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उस पर्टिकुलर 1,000 को मुझे कैपिटलाइज करना था, उस एसेट के कॉस्ट में जोड़ना था, है ना। ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ है एसेट की कॉस्ट को ही तो हिट करेगा, और इंस्टॉलेशन हुआ है वो भी कॉस्ट को हिट करेगा, तो टोटल कॉस्टिंग प्लांट की 12,000 की हो गई थी, एकदम ठीक बात है। आइए, तो अब 12,000 की प्लांट का डेप्रिसिएशन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? आजा भाई, किधर था, हाँ मिला। डेप्रिसिएशन, ये हम लोगों ने पोस्ट किया, तो यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ 12,000 में 1,000 का वैल्यू रिड्यूस हो गया ना डेप्रिसिएशन। तो आज के डेट में एसेट की वैल्यू कितनी बची है आपके पास? 11,000। 11,000 का एसेट को आप कितने में बेच रहे हो साहब? 8,000 में। डोंट यू थिंक you are bearing a loss of 3,000? हाँ, because you are selling 11,000 value of asset at 8,000 only, right? So technically you are bearing a loss. So first of all, we have to think about the plant that is going to become zero। हाँ, वो जीरो बनने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, सेल आउट होने जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लांट को खत्म करिए। प्लांट खत्म कैसे करेंगे, एसेट बढ़ा था तो डेबिट घटेगा तो क्रेडिट, बहुत सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट 11,000। 12,000 से एक बार डेबिट किए थे, और 1,000 से एक बार ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके थे, तो टेक्निकली 11,000 का डेबिट साइड बचा हुआ होगा, आज उसको आप क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, आपको ना साहब यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं, उसको जब आपने राइट खत्म कर दिया, एसेट को जीरो कर दिया, बेच दिया, कितने मिल रहे? 8,000 मिल रहे। डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको यहाँ पर लॉस भी तो दिखाना है। आइए, लॉस को दिखाइए यहाँ पर, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट डेबिट। लॉस क्यों डेबिट हो रहा है? याद कीजिए, मैंने बोला था कभी भी इनकम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। क्लियर है? तो लॉस के कारण से इनकम घट रहा है ना, तो किधर लिखोगे? डेबिट साइड में। देखो ना, वो 2 लाइन की बात से पूरी जर्नल एंट्री बन रही है, कहीं कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है, एकदम जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझते जाओ, और विश्वास मानो, अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके लिए आपको
मतलब बहुत बड़ी बड़ी लाइक थियरी थियरी तो पढ़नी है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इसको आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो। मैंने बात समझ आ रही है? क्या होता है ना, एक पढ़ाई जब आप ऐसे करते हैं जिसको प्रैक्टिकली आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर अगर ठीक है, तो आप उसको पढ़ते हैं, वो ठीक बात है। लेकिन अगर कोई पढ़ाई को आप प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप ना उसको पढ़ते कम है, समझते पहले हैं, पढ़ाई अपने आप आसान हो जाती है। और लिटरली अकाउंट्स ना ये आपको फील देता ही देता है। दूसरे और भी सब्जेक्ट्स देते हैं, अकाउंट तो एकदम देता है ना? आइए तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट, ये कितना हो गया आपका? 3000। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में आइए आगे। फिर बोलता है परचेज्ड वन कैमल। क्वेश्चन नंबर 31, परचेज्ड वन कैमल। यूजुअली आज के डेट में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है, बट पहले हुए करते थे, अब भी होगा भाई। तो उतना मुझे लाइक जीके का नहीं है कि आज के डेट में भी कैमल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे आप राजस्थान चले जाइए, कुछ जगहों में थोड़े बहुत आज भी हैं, लेकिन उस फुल फ्लेज में नहीं है। लेकिन पहले ना डेजर्ट वगैरह में आप देखेंगे, तो वहाँ पर रेगिस्तान वगैरह में देखेंगे, तो वहाँ पर कैमल परचेज किया जाता था। या अपने तरफ में अगर आप देखेंगे दूसरे प्लेसेस में, तो हॉर्स परचेज किए जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना? तो वो जब भी आप परचेज कर रहे हैं, तो कैमल आपके लिए एसेट है, हॉर्स आपके लिए एसेट है। तो उसको आप एसेट क्या लिखोगे? कैमल अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते। कैमल अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। मैंने आपको दो बातें बताई थी अकाउंट का नाम लिखने के लिए, कि एक ऐसा स्टैंडर्ड नाम लिखिए जो आपको एक सटीक लगे, और दूसरा ये कि दूसरे को भी कल को समझ में आए। जिस भी आप कंपनी में जॉब करने को जाएंगे, जो अकाउंट वर्ड आप यूज करेंगे, दूसरे को भी थोड़ा ठीक ठीक लगे। तो ट्रेंड क्या कहता है? कैमल, हॉर्स, ये सभी एनिमल अगर आप परचेज करते हो, तो जो अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हैं? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। मतलब लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट तो लगेगा क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। अब पैसा दे रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000। यहाँ भी लिखो आप 10,000। ठीक है? चलो, फिर बोलता है क्या? ओपन अ बैंक अकाउंट इन आप एडीसीबी बैंक को कट करिए, और यहाँ पे आप लिखिए एसबीआई, क्योंकि एडीसीबी बैंक का नाम आप नहीं सुने होंगे। ये दूसरे कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए था, हमने बनाया था। खैर बात है, छोड़िए। तो यहाँ पर ओपन अ बैंक अकाउंट एसबीआई, कौन सा अकाउंट में, कौन से बैंक में? एसबीआई के अकाउंट में, बाय डिपॉजिटिंग कैश इनटू इट। तो आपके पास में दो एसेट का चर्चा हो रहा है साहब। एक कौन सा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या? कैश। आप मुझे बताइए कौन से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कौन से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है? सर, एसबीआई बैंक जो अकाउंट है ना, उसका वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि उसमें पैसे जा रहे हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट, एसेट घटेगा तो एसेट क्रेडिट। देखो ना, लिखवाए हैं हम। तो यहाँ पर एसबीआई, आप एसबीआई आप यहाँ पर डेबिट करेंगे, और जो कैश है वो पैसा जा रहा है क्योंकि हाथ में जो आपके पास में पैसे थे, करेंसी थी, आप उसको अकाउंट में डिपॉजिट कर दे रहे हो। तो टू कैश अकाउंट करोगे, कैश अकाउंट जाएगा, पैसा जाएगा। कितना रुपया था भाई? 10,000। एसबीआई का पैसा बढ़ा, मतलब एसबीआई में जो बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो बैंक अकाउंट है, वो अकाउंट का पैसा बढ़ा, पैसा डेबिट कर दिए, और जो हार्ड कैश कम हो गया, उसको आप क्रेडिट कर दिए, हो गया काम खत्म। फिर बोलता है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम। टाइम टाइम पर पैसा नहीं निकालोगे, ऑफ कोर्स निकालना पड़ेगा। तो एटीएम से हमने निकाला, एटीएम के माध्यम से हमने पैसा निकाला 1,000 रुपये। तो साहब अल्टीमेटली खेल तो कैश और बैंक का ही ना हो रहा है। उस समय कैश की वैल्यू कम हो रही थी और एसबीआई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था। आज एसबीआई अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो एसबीआई का वैल्यू कम हो रहा है, और जो हार्ड कैश है वो बढ़ रहा है। आप लिखिए यहाँ पर। तो अगर कैश बढ़ रहा है तो कैश को डेबिट करोगे, और टू एसबीआई करोगे। कितना रुपया था? 1,000 रुपये थे ना शायद? हाँ, 1,000। 1,000, 1,000, हो गए, काम खत्म, है ना? आइए,
अच्छा, उसके बाद में अब आता है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में सामान बेचा। हमें नहीं समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि सेल हुआ है ना, तो सेल को तो क्रेडिट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, है ना? सेल अगर हो रहा है तो सेल तो क्रेडिट करो, परचेज हो रहा है परचेज तो डेबिट करो। फिर डिसाइड करेंगे कि पैसा दे करके परचेज किए कि उधार में। सेल्स हुआ है, सेल्स को क्रेडिट करो। फिर डिसाइड करेंगे कि पैसा ले करके सेल किए हो या उधार में। तो साहब अगर पैसे लिए होते तो पैसे बढ़ गए होते, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे होते। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आज तो पैसे मिले ही नहीं, आज तो उधार में सामान बिके हैं। तो उधार में सामान बिके हैं तो आपके ऊपर एक एसेट इम्पोज हो रहा है कि कल को उस आदमी से आपको, उस कंपनी से, बिजनेस से, आदमी से आपको पैसे मिलने बाकी हैं, फ्यूचर बेनिफिट। अच्छा ठीक है, तो क्या पार्टी का नाम था? राम। लिखिए यहाँ पर, राम अकाउंट कर दीजिए बाबू। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेरी बात समझिएगा, है ना? आइए, तो यहाँ पे अमाउंट लिखिए कितना है, 1000। 1000, और यहाँ पर भी लिखिए 1000। एकदम ठीक बात है। उसके बाद में बोलता है कि ट्रांसपोर्टेड गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेड गुड्स टू कस्टमर लोकेशन। ठीक है, 100 रुपीज का खर्चा आया ट्रांसपोर्टेशन का। और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, दिस अमाउंट हैज टू बी चार्ज इन द इनवॉइस। इसका मतलब, ध्यान से सुनिए, जब आप कोई एक सप्लायर है, आप कहाँ बैठे हैं? मान लीजिए आप गुजरात में बैठे हैं, एकदम ठीक बात है। आपका कस्टमर कहाँ से? आपका कस्टमर दिल्ली से है। तो आप गुजरात वाले जो सप्लायर हैं, आप जब प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो दिल्ली वाले पर्सन ने आपको बोला कि भाई ऐसा है कि आप सामान की डिलीवरी करा दो। गुजरात में जो भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी होगी, उन ट्रांसपोर्ट एजेंसी को सामान दे दो, वो सामान लेकर के दिल्ली आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी आप दे दो, और बिल में ना वो अमाउंट जोड़ देना, हम वो पैसा आपको दे देंगे। ठीक बात है, वही बातें यहाँ पे लिखी जा रही हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेड गुड्स जब हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो है ना, आप लिखिए ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे लिखना बाबू आउटवर्ड, ये जरूरी है लिखना। आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब सामान भेजने में, सामान भेजने में आउट हो रहा है सामान, उसके टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा टू कैश अकाउंट। कितना था? 100। 100। अब आपके ऊपर में एक दिमाग चल रहा होगा क्या, कि सर ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या मेरे नाम का खर्चा है? नहीं, नहीं समझे होंगे आप मेरी बात को, चलिए मैं समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ, मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी, या सिटी ए से सिटी बी, ठीक है, मैं जा रहा था एक बस से। ठीक, फॉर्चुनेटली उस बस में आप भी बैठे हुए थे। ठीक, अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर आप जाएंगे तो खर्चा लगेगा, फेयर लगेगा, भाड़ा लगेगा। तो कंडक्टर साहब आए, बोले भाड़ा दो भाई। कितना भाड़ा? मान लीजिए 100 रुपये। मैंने अपने वॉलेट को चेक किया, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये करेंसी उस समय नहीं थे। मैंने देखा आपको, अच्छा आप तो मेरे जान पहचान के निकले। मैंने बोला भाई ऐसा करो कि आप 100 रुपये जो है वो मेरे बिहाफ में कंडक्टर को पेमेंट कर दो। कल परसों हम आपके बैंक अकाउंट में या गूगल पे वगैरह करके वो पैसे आपको दे देंगे। आपने बोला ठीक बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या किया, बेसिकली 100 रुपया आपका और 100 रुपया मेरा, 200 रुपये कंडक्टर को पेमेंट किए। आप घर जाकर के जब अपना हिसाब किताब करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे खर्चा कितना लिखोगे, 100 रुपए की 200 रुपए? बोलो। ऑफ कोर्स 100 रुपए। क्यों? क्योंकि आप 200 का पेमेंट तो किए हो, लेकिन 100 रुपया मेरे खर्चे थे, खर्चे आपके नहीं थे साहब। आप जरूर ट्रांसपोर्टेशन के कंडक्टर साहब को पैसा दिए थे, लेकिन वो खर्चे आपके सिर्फ 100 रुपए के थे, आपके खर्चे, है ना? तो ठीक उसी तरीके से आप यहाँ, एक मिनट रुकिए बाबू। हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड मैंने लिखा है, वो ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड लिख करके अगर हम छोड़ देंगे ना, ये डेबिट साइड में है, अगर ये हम लिख करके छोड़ देंगे तो ये खर्चा मेरे कंपनी का हो गया, मेरे बिजनेस का हो गया। जबकि ये पैसे तो कल को मुझे वापस मिल जाने हैं, किससे? कस्टमर से।
तो सर कस्टमर के खाते में जोड़िए ना, कस्टमर का बैलेंस बढ़ाइए, क्यों ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा रहे हो? एकदम ठीक बात है। तो आप यहाँ पे तुरंत ऐसी एंट्री करने के बाद तुरंत एक एंट्री करेंगे, राम को डेबिट, क्योंकि राम का बैलेंस और बढ़ाना है ना। यहाँ पे देखिए बढ़ाए थे 1,000 रुपए से, यहाँ पर और बैलेंस हम बढ़ाएंगे, राम अकाउंट डेबिट टू, क्या टू, कौन से अकाउंट को खत्म करना है, नलीफाई करना है, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, इस अकाउंट को जीरो कर दीजिए साहब। आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। तो ये आप डेबिट किए थे, ये आप क्रेडिट कर दिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये आप यहाँ पर डेबिट किए थे, यहाँ पर ये आप क्रेडिट कर दिए, अकाउंट जीरो हो गया। और टेक्निकली देखिए तो राम के खाते में पैसे गए, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपको मिल रहा है। आप बोलेंगे सर तो फिर सीधे सीधे राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्यों ना करें? आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह अगर आप मानेंगे तो थोड़ा ना इलेबोरेट फॉर्म में लिखने से थोड़ी सी चीजें सहूलियत हो जाती है ना। तो आपके पास में चॉइस थे बाबू, आप ये एंट्री करेंगे और लगे हाथ ये एंट्री करेंगे, या आप सीधे सीधे राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी सोचो, जस्ट इमेजिन कि अगर ये पैसे हमको कस्टमर से वापस नहीं मिलते, ये वाला पैसा ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे अरे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आप मोबाइल ऑर्डर किए, मोबाइल जो या कोई भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है? वो दिल्ली से आ रहा है, वो गुजरात से आ रहा है, वो अहमदाबाद से, जहाँ से भी मैंने बात की बात मैं बोल रहा हूँ, वो यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। तो उस कंडीशन में जो सप्लायर है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचाए। इसका मतलब एट दैट टाइम ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू पे द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू पे द डिलीवरी चार्जेस एट ऑल। In that case, he must enter this entry, but he will not enter this entry. This one. Why? Because he is not going to collect that amount from the customer at all. है ना? तो वहां पर ये एंट्री नहीं होगी। कौन सी एंट्री नहीं होगी? नीचे एडजस्टमेंट वाली एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर वो कस्टमर से पैसा ट्रांसपोर्टेशन का ले लेता है तब वो करेगा। ठीक बात है। चलो, उसके बाद में आइए, फिर बोलता है रिसीव्ड एंटायर अमाउंट फ्रॉम राम, राम से पूरे के पूरे पैसे मिल गए। ठीक है भाई, पूरे पैसे मिल गए, कितने मिलने चाहिए थे? 11,000 मिलने चाहिए थे। देखो ना, राम का अकाउंट डेबिट 1,000, 11,000 नहीं, मेरा मिस्टेक, 1100, 1,000 यहाँ पे थे और 100 यहाँ पे थे। तो राम का बैलेंस जीरो करो, हाँ नहीं बाबू यहाँ पे थे, तो राम का बैलेंस जीरो करो, तो टू राम कितना, 1100 पैसे मिले हैं ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आए तो पैसे डेबिट, पैसे गए तो पैसे क्रेडिट, हो गया काम खत्म। चल, आइए फिर यहाँ पर आप आते हैं, और अब की बार एंट्री होती है यहाँ पर, ये वाली एंट्री। बोलता है कि नहीं सॉरी, ये वाली नहीं, ये वाली। बोलता है कि सोल्ड गुड्स टू अली, एकदम राम के जैसा एंट्री आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अली डेबिट टू सेल्स 1500, 1500 जो वहाँ पे आप 1000 का किए थे, ठीक बात है। फिर बोलता है ये वाली एंट्री कहाँ गई भाई, ये वाली एंट्री, ये वाली। बोलता है कि ट्रांसपोर्टेड गुड्स टू कस्टमर लोकेशन 100 रुपीज, एंड दिस अमाउंट विल नॉट बी चार्ज, ध्यान से देखिए इस बात को, दिस अमाउंट विल नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम द कस्टमर, ये अमाउंट विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब सर ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझिएगा, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड ये तो आप करेंगे जो अभी किए थे, और टू कैश अकाउंट 100 100 करेंगे, लेकिन उसके बाद जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री किए थे ना, वो यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैसे हमको कस्टमर से वापस नहीं मिल रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर बोलता है कि रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम अली, इंटायर अमाउंट फ्रॉम अली, तो अली से कितने पैसे मिल रहे थे साहब? सिर्फ 1500। तो देखो ना, अली का डेबिट दिख भी रहा है यहाँ पर 1500। आप यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट करोगे टू अली 1500, 1500, काम खत्म हो गया। क्या करना था इसमें? चलो, उसके बाद में आता है गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देख भाई,
दो टाइप का लॉस होता है। एक हो गया नॉर्मल लॉस, एक हो गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जिसका प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते, नॉर्मल लॉस जिसका प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, आग लगने वाला है लॉस होगा, अर्थक्वेक भूकंप आने वाला है लॉस होगा, चोरी होने वाली है लॉस होगा, कैसे मालूम चले किसी को पहले से? दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप ना आटा चक्की चलाते हैं, तो आपने आटा मतलब गेहूं जो होता है, वीट जो होता है, उसको प्रोसेस करके आप पाउडर बनाएंगे। तो पाउडर बनाने के प्रोसेस में कुछ आटा उड़ेगा ही उड़ेगा, अरे हवा थोड़ी रोक दोगे आप। कुछ तो चीजें उड़ेंगी ही उड़ेंगी, थोड़ी बहुत इधर उधर रहेंगी ही रहेंगी, है ना? तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। इस लॉस का प्रिडिक्शन हर कोई जानता है कि अगर वो बिजनेस हम करेंगे तो ऐसी चीजें लॉस में हो सकती हैं। तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है, तो आप चाहे पॉइंट नंबर 40 डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो कोई भी अगर एबनॉर्मल लॉस होता है, फायर है आग की वजह से, तो आप क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। एबनॉर्मल लॉस डेबिट। लॉस डेबिट अभी ये बताए थे, है ना? इनकम को कम कर रहा है, इनकम कम करेगा तो डेबिट साइड में दिखना चाहिए। देखिए वो वाला छोटा छोटा सा चार्ट। और यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है? अच्छा एक बात समझो, जब गुड्स को परचेज किए थे तो क्या किए थे सर? परचेज अकाउंट डेबिट किए थे। आज गुड्स की, जब उस समय गुड्स की वैल्यू बढ़ रही थी तो परचेज अकाउंट डेबिट किए थे ना। आज गुड्स की वैल्यू कम हो जा रही है तो उस परचेज को डेबिट की जगह में क्रेडिट साइड लिख दो। जब गुड्स की वैल्यू बढ़ी थी तो परचेज डेबिट किए थे। जब गुड्स की वैल्यू कम हो रही है, सेल तो नहीं ना कर रहे, सेल कर रहे होते तो सेल्स क्रेडिट करते, लेकिन गुड्स की वैल्यू कम कम हो जा रही है, चाहे जिस भी कारण से हो सकता है ओनर कुछ प्रोडक्ट को घर ले गया, हो सकता है कुछ एडवर्टाइजमेंट में फ्री सैंपल में अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना? कुछ हो सकता है इस तरीके से लॉस हो गया, तो इस कारण से गुड्स की वैल्यू कम हो रही है। तो उस गुड्स के वैल्यू को आप कम करेंगे। कैसे करेंगे? जब गुड्स बढ़ाए थे तो परचेज डेबिट किए थे, गुड्स कम करोगे तो परचेज को क्रेडिट करोगे। टू परचेज पूरा लिखे ना परचेज। कितना था? 1000, 1000, 1000। अच्छा कुछ बच्चे इसमें शायद बोलेंगे कि सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लॉस बाय फायर अकाउंट। एकदम कर सकते हैं बाबू, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं, दोनों बात ठीक है। ठीक है। अच्छा इसके बाद में बोलता है कि अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट था ना, वो इंश्योर्ड था, मतलब उसकी इंश्योरेंस की हुई थी, उसकी इंश्योरेंस की हुई थी। तो जब इंश्योरेंस किया हुआ था तो हम लोग क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने क्लेम के लिए अप्लाई किया, हमने मेल वेल कर दिया, हमने एप्लीकेशन भर के दे दिया। अरे उससे होगा क्या? उससे प्रोसेस स्टार्ट होगा वो चेक करने का कि सच में लॉस था या कोई झाल फांस कर रहे थे, है ना? तो वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो आपने अप्लाई किया उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं पता लगा है। बात मेरी समझिएगा। तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद में आते हैं हम लोग 42 नंबर में। बोलता है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 80% ऑफ लॉस ऑफ द गुड्स। ये बात को समझिएगा। लगभग समय में आप देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पूरे 100% लॉस को बियर नहीं करती, सॉरी लॉस का पेमेंट नहीं करती। 80%, 90%। अब देखिए ना, मोटरसाइकिल है, बाइक, कार है। आप अगर कभी देखेंगे कार कभी कहीं गिर पड़ गया, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, एबीसीडी जो भी एबनॉर्मल सिचुएशन, और अगर कार के बॉडी बॉडी में कुछ अगर खराबी आती है, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा जेनरली नहीं देती जब तक कि आपका बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं जा रहा है। यूजुअली आप देखेंगे 80% क्लेम हो गया, 90% क्लेम हो गया, ऐसा। तो उसी तर्ज पे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 80% ऑफ लॉस ऑफ गुड्स। तो ठीक है, इसका मतलब सर अब हमारा जो लॉस है ना, वो 1000 का नहीं होगा, अब हमारा लॉस कम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 80% जब क्लेम एक्सेप्ट, अच्छा क्लेम एक्सेप्ट होने का मतलब क्या आपको पैसे मिल गए? नहीं,
आज क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, फिर वो चेक बन करके आएगा आपके अकाउंट में। लेकिन आज आपको क्लियर हो गया, ये कंफर्मेशन आ गया कि हाँ आपका पैसा जो 1,000 का था लॉस का अमाउंट, नॉट पैसा, अमाउंट जो था उसमें 800 रुपए का लॉस कंपनी वालों ने एक्सेप्ट, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम बियर करेंगे इसको। ठीक बात है। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज समझ में आता है कि लॉस को कम कर लो, टू एबनॉर्मल लॉस। जब लॉस को तुम बढ़ाए थे तो उसको डेबिट किए थे, आज कम करोगे तो क्रेडिट करो। कितना रुपया से? 800 रुपये से लॉस को कम कर लो। और बदले में क्या पैसा मिला है भी आपको? नहीं साहब, कंफर्मेशन मिला है। तो इसके लिए जो अकाउंट हम लोग यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड, सॉरी सॉरी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, या पैसे थे जब तक कि पैसा आपको ना मिल जाए, फ्यूचर बेनिफिट है ना, पैसे अभी तक मिले नहीं है। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस 800 800, ये वाली एंट्री बाबू फॉर क्वेश्चन नंबर 42। फिर 43 सबसे नीचे वाला क्वेश्चन देखना है ना, रिसीव द चेक फॉर द सेम। अच्छा अच्छा अच्छा, अब पैसे आपको मिल गए, तो अब क्लेम जो वर्ड लिखे थे, अब क्लेम को खत्म करो। क्या एंट्री करोगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपको पैसे मिल गए तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक मिले हैं, और टू इंश्योरेंस क्लेम, कितना हो गया? 800 800। बात समझ आ रही है? अब जाकर के इंश्योरेंस क्लेम खत्म हो गया। तो आप बोलेंगे सर 200 का जो लॉस बच गया उसका क्या करेंगे? अरे वो 200 का लॉस अपने आप में डेबिट साइड में लिखा हुआ रहेगा, मतलब रहेगा उसका बैलेंस, क्योंकि आपने डेबिट किया था 1000 से, क्रेडिट किया आपने 800 से, तो लॉस की जो लाइक जो 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 कमी हुई है वो सिर्फ 800 से हुई है। 200 की जो लॉस है वो आज भी यही ना है, कहीं ना कहीं आपको टेक्निकली इफेक्ट दिख रहा है ना। आपने 1000 डेबिट किया और 800 ही क्रेडिट किया है, तो 200 का डेबिट साइड आपको लॉस का ऑलरेडी वहां पर बनता हुआ दिखता है, वो दिख रहा है आपको। ठीक है। तो ये बेसिकली लॉस का इस तरीके से एडजस्टमेंट्स हम लोग करते हैं। आज हम लोग मेरे ख्याल से यहाँ तक रहने देते हैं, फिर एक वीडियो बनाएंगे, फिर आगे की ओर लेकर के चलेंगे, बहुत सारी बातें करनी है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।